बहुत अच्छे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सम न्यूमेरिकल्स ओवर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के स्ट्रक्चर पर कैसे होते हैं न्यूमेरिकल, लेट अस सी। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चंस, आप सबको आने ही चाहिए। और अच्छी बात है कि बहुत ही आसान है, तो आसान चीज़ें पढ़ना हमेशा से मज़ेदार रहता है। चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ें, उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको याद दिला दूं जिनकी हमें न्यूमेरिकल में जिनकी उपयोगिता है, तो वो उन बातों को समझ लें जरा। सबसे पहली बात है कि अगर SCP लैटिस है, मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है बच्चों, जब उसकी पैकिंग होती है तो इस तरह से लेयर्स को 3 डायमेंशनल में अरेंज किया जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो फिल होते रहें। लेकिन वही जब FCC या CCP हो, क्यूबिक क्लोज पैक भी कह सकते हैं बच्चों, और इसी को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, FCC। तो इसकी जो पैकिंग है वो इस तरह से होती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होने चाहिए। एक और अब जो थर्ड पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए वो क्या है बच्चों, वो भी हम लोग पीछे कर चुके हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n रहते हैं तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनकी संख्या सेम ही रहती है, n ही आने वाली है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनकी नंबर जस्ट डबल हो जाती है, मीन्स 2n। तो ये तो 3 बेसिक बातें हैं। पहली बात, SCP में टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल करना रहता है, इस तरह से 3D पैकिंग रहती है। CCP में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करते हैं, और अगर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n रहते हैं तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है दे आर 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर n। अब इस फॉर्मूले में, या ये जो n2n वाला चक्कर है, इसमें एक और थोड़ा सा स्पष्टीकरण और मैं दे दूं। क्या होता है बच्चों कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n जिनको हम बोल रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिनको n बोल रहे हैं, ये सारे वॉइड्स, जैसे ये ऑल 2n वॉइड्स आर सिमेट्रिकल, और ये सभी वॉइड्स भी ऑक्टाहेड्रल जितने भी हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सिमेट्रिकल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब ये होता है कि इनके सारे जो एज लेंथ हैं वो सेम होने चाहिए, ऐसी ऑक्टाहेड्रल में भी एज लेंथ सेम होने चाहिए। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो देखेंगे कि कभी कभी ऐसे भी टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाते हैं जिनमें सारे एज लेंथ सेम नहीं होते। तो व्हेन वी हैव डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल्स और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल्स, देन दिस फॉर्मूला विल नो लॉन्गर रिमेन ट्रू। तो इस बात को भी हम यहाँ पर अगर ऐड कर लें तो आगे के लिए भी काम आ जाएगा और अच्छा रहेगा। सो लेट्स बिगिन। तो लिख लेंगे कि above given voids, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो बच्चों या ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, above given voids are symmetrical voids, are symmetrical voids। सिमेट्रिकल वॉइड्स का बस इतना सा मतलब है कि उनकी जो एज लेंथ है, मीन्स जितने भी एज होते हैं वो सारे बच्चों आइडेंटिकल होने चाहिए, मीन्स द एज लेंथ आर सेम, एज का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर एज लेंथ सेम नहीं है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल्स हैं या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, तब फिर अगर पार्टिकल का नंबर n है तो ये जरूरी नहीं कि आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डबल यानी कि 2n हो, या ये भी जरूरी नहीं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो n हो। तो इस बात को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या याद रखना रहता है बच्चों, हमें याद रखना रहता है in case
voids are not symmetrical. Voids are not symmetrical, है ना? या यूं कह लें कि distorted voids, distorted tetrahedral or octahedral voids. Octahedral voids. So when we have distorted voids, then number of tetrahedral voids, जिसको कि आप 2n लिखते हो, ये गलत भी हो सकता है ना? May not be true. Similarly, जो बच्चों हम लोग नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, जिसकी संख्या हम लोग n याद रखते हैं, दिस मे ऑल्सो नॉट बी ट्रू, है ना? तो ये भी जो है गलत हो सकता है, मे नॉट बी ट्रू। तो ये जो n और 2n वाली बात है, ये तभी ठीक रहती है जब क्या होता है कि वॉइड्स जो है सिमेट्रिकल वॉइड्स हों। अब सिमेट्रिकल वॉइड्स क्या होता है, डिस्टॉर्टेड वॉइड्स क्या होते हैं, वी विल डेफिनेटली डू लेटर। पहले हम लोग कुछ कुछ जो न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट किए वो करेंगे, फिर आगे आगे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। ओके, तो 3 बातें तो पीछे याद हो गई, अब पीछे रिवाइज कर लिया हम लोग वॉइड्स वाली। अब 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट में थोड़ा सा एक बार इफेक्टिव नंबर 4, 5, 6, 7 में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को भी जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा है कि अगर किसी यूनिट सेल में एक एटम उसके कॉर्नर पर हो, है ना, इफ एन एटम एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, तब जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आता है दैट इज 1/8। कॉर्नर पर अगर एटम होता है देन इट्स इफेक्टिव नंबर इज 1/8। देन फॉर एन एटम एट फेस सेंटर पर रहता है देन द इफेक्टिव नंबर ऑफ द एटम इज हाफ। एंड फिर देन इफ एन एटम एट द बॉडी सेंटर देन द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 1। And if it is at the S center, then the effective number is 1/4. S center means ये जो है 4 यूनिट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, किसी भी H सेंटर पर है, then its effective number is 1/4. So corner is 1/8, face center the effective number is half, body center effective number is 1, and if it is the S center then the effective number is 1/4. देखो S center समझ लो, जैसे मान लीजिए ये मैंने क्यूब ड्रॉ किया, गौर से समझना बच्चों, से दिस इज अ क्यूब, अब इस क्यूब में क्या हो, एक एटम यहां रखते हैं, then this is called the S center. एक एटम आप यहां रख दीजिए, this is called S center. तो थोड़ा विजुअलाइज करिए, जब हम इसके ऊपर एक क्यूब रख देंगे, एक सामने रख देंगे, है ना, मतलब 2 लेयर लगा देंगे, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो ये जो एटम है वो चारों क्यूब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। तो फॉर 1 क्यूब इस कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 1/4। इसलिए अगर S सेंटर पर कोई एटम है तो उसका इफेक्टिव नंबर 1/4 होता है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स A एंड B। 2 कैटेगरी के एटम्स है A और B, उन्हीं से ये सॉलिड बना हुआ है। अब जो एटम A है वो एटम A क्या है, A ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर्स होता तो और बढ़िया रहता, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यानी कि जो कॉर्नर्स है वहां पर A रहते हैं, एंड B आर एट द S सेंटर, और B कहाँ है, उनके S सेंटर पर है। देन डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नाउ बच्चों, दिस इज द एब्सोल्युटली बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, है ना, ये बस पहली सीढ़ी है, फिर आगे आगे हम लोग और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर एक कंपाउंड है जो 2 एटम से मिलके बना है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में A और B ही होंगे,
अब ये देखना रहेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने ए हैं और कितने बी हैं, यही पता लगाना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमने लिख लिया कि भाई लेट द कंपाउंड इज से इट इज AXBY, है ना। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका ये मतलब है कि वी नीड टू गेट दिस वैल्यूज X एंड Y। X और Y मालूम होने से कंपाउंड मालूम हो जाएगा। अब X और Y कैसे पता करें? तो X और Y क्या है? X क्या है? दिस इज नंबर ऑफ एटम A इन 1 यूनिट सेल, एंड व्हाट इज Y? Y इज नंबर ऑफ एटम्स B इन द सेम यूनिट सेल। तो चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज X? X इज नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ की जगह थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ज़्यादा क्या, X होना चाहिए इफेक्टिव नंबर ऑफ A, इफेक्टिव नंबर ऑफ A इन 1 यूनिट सेल, एंड Y क्या होगा बच्चों? Y हो जाएगा आपका effective number of B in 1 unit cell. This is your Y. अच्छा, तो X और Y क्या हम बता सकते हैं? तो हमने जितना सॉलिड स्टेट सीखा है या पढ़ा हुआ है उससे डेफिनेटली बता सकते हैं बच्चों। क्या है? X क्या है? A की संख्या है, और A क्या है? A are the atoms which occupy corners of the cube. तो अब क्यूब के कितने कॉर्नर्स हो जाते हैं? क्यूब में 8 कॉर्नर्स हो जाते हैं, और हर ए का इफेक्टिव जो नंबर होगा या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा वो होगा 1/8, क्योंकि कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं उनका इफेक्टिव नंबर 1/8 होता है। सो द वैल्यू ऑफ X कम्स एज 1। तो 1 निपट गया, X निपट गया। अब जरा Y को भी देख लेते हैं। Y क्या है? Y जो है वो B की संख्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ B, और B क्या है? B एज सेंटर्स पर है। तो किसी भी क्यूब में कितने एज होते हैं बच्चों? इफ यू ड्रॉ अ क्यूब, लेट मी ड्रॉ अ क्यूब से, ये आपका जल्दी से हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं, और हमें ये चेक करना है कि इस क्यूब में नंबर ऑफ एज कितने हैं। हम लोग नंबर ऑफ फेस जानते हैं, नंबर ऑफ फेस आर 6 एंड नंबर ऑफ एज आर 12। हाउ इट इज 12? देखो 4 तो ये दिख रहे हैं बच्चों सामने, 4 पीछे, और 1 2 3 4। 4 ये सामने का फेस, 4 ये पीछे का फेस, और ये वाले 4 ये, तो 4 4 8 4 12। सो अगर हम Y की वैल्यू देखें तो B आर एट द एज सेंटर, सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? टोटल 12। और अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल या हमारा कोई एटम, मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए, कोई एटम अगर कहाँ पर है? एज सेंटर पर है, देन इट्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 1/4। सो द वैल्यू ऑफ Y इज 3। सो नाउ वी हैव X एज वेल एज Y। तब जो फॉर्मूला होने वाला है अपने मॉलिक्यूल का, दैट वुड बी A1 एंड B3, और सिंपली यू कैन राइट इट एज AB3। दैट्स इट, हो गया, ये आंसर हो गया आपका बच्चों। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो कितना आसानी से हो गया, है ना, कितना इजी है। बाकी सारे इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मतलब इस कैटेगरी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, दे में लुक कॉम्प्लेक्स, ऐसे, और थोड़ा साइज भी उनका काफ़ी बड़ा होता है बच्चों। मतलब दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होगा, ये तो छोटा सा ही था, बट वी कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ A, B एंड C। अब थोड़ा सा आगे का स्टेप हो गया ये। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स या 3 आइटम्स हो गए, A, B और C। अच्छी बात है। A ऑक्यूपाइज
कॉर्नर ऑफ द क्यूब, बट टू कॉर्नर्स, ए जो एटम है वो क्या करता है कि क्यूब के कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ए हैं वो सब कॉर्नर पर बैठे रहेंगे, बट टू कॉर्नर्स आर मिसिंग, मतलब दो कॉर्नर पर कोई नहीं है, जो ए है वो दो कॉर्नर पर नहीं है। फिर क्या पूछा है, फिर कहा है कि जो बी है दैट ऑक्यूपाइज फेस सेंटर, थोड़ा सा फेस सेंटर ही लिख देते हैं। ओके, बी क्या करता है, फेस सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, बट टू फेस आर मिसिंग, अब ये भी क्या है, दो फेस से गायब है बी। और सी जो है वो ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, है ना। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारा जो कंपाउंड है वो तीन एटम से मिलकर बना है, ए बी सी। तो फॉर्मूले में तीनों का रोल आएगा, है ना। तो लिख लेते हैं कि लेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसा एक यूनिट सेल वैसे ही बाकी यूनिट सेल, है ना। तो एक यूनिट सेल से ही हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया से ए एक्स बी वाई एंड सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड। ओके, अब फिर से हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी क्या करना होगा, वी नीड टू गेट दीज थ्री अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। तो कैसे किया जाए, देखो पहले ए से निपटते हैं। ए के बारे में बोला गया, ए एक ऐसा एटम है, ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ द क्यूब बट टू कॉर्नर्स आर मिसिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ए है, दिस ए इज प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर्स। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 6 वेयर ए इज रिसाइडिंग, एंड कॉर्नर पर अगर ए है तो उसके लिए इफेक्टिव नंबर होगा 1/8। सो द आंसर इज 3/4। मतलब ये 3/4 क्या हो गया, ये हो गया x, है ना। ये क्या हो गया, x हो गया। अच्छा, फिर b की बात करते हैं। अब b के बारे में कहा गया कि ये जो है फेस सेंटर पर है। तो क्यूब में तो टोटल 6 फेस सेंटर्स होते हैं, बट 2 फेसेस से ये गायब है। तो कुल मिलाकर जो B है वो अपने 4 फेस सेंटर्स पर प्रेजेंट है। B is present at 4 face centers and effective number for each face center is half. So the overall effective number is 2. So this is your Y. Now if you come to C के बारे में बोला जा रहा है कि this occupies body center. तो बॉडी सेंटर तो क्यूब में एक ही होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो एक बॉडी सेंटर पर है ये। अच्छा, सो देयर इज ओनली वन बॉडी सेंटर एंड द इफेक्टिव नंबर एट बॉडी सेंटर इज 1. सो दिस इज 1. सो दिस इज योर Z. सो नाउ दीज X, Y, Z आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ A, B and C. So the formula is, अब देखिए यहां पर जो x है वो फ्रैक्शन में है बच्चों, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे a 3/4, देन b2, देन c1। अब जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने के लिए क्या करेंगे, यू मल्टीप्लाई these 3 elements by 4. So we are having A3, B8, C4, है ना, A3, B8, C4. So this is the answer. अब इस तरह के क्वेश्चन में बस क्या वेरिएशन हो सकता है, they will change the location, they may change the number of atoms, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातें लिखी जा सकती हैं, अलग अलग बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप बेसिक जानते हैं तो यू विल नेवर फेल, आप हमेशा सही आंसर करने वाले हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई, जरा देखें। लिखा हुआ है कि अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, अगेन 3 एटम्स, A, B and C। वेरी गुड। अब जो अपना A है
वो बेचारा पिछले क्वेश्चन में भी कॉर्नर पे था, यहाँ भी कॉर्नर पर है। B इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर एंड C इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम होगा कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले में तीनों एलिमेंट्स नजर आने चाहिए, A, देन B, देन C। तो हमने लिखा AX, BY, CZ। Now, if all the atoms along one axis passing through two corners and one face center are removed, then find the formula of remaining compound। देखो, अब ये क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा जटिलता है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो कोई जटिलता नहीं है बच्चों। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने यही कह दिया कि A जो है वो कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। फिर B के लिए बोल दिया कि B फेस सेंटर पर है, और C के लिए बोल दिया कि C आपका बॉडी सेंटर पर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्यूब बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगली जो बात है, जो नेक्स्ट लाइन है, दैट नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको समझने के लिए थोड़ा अगर सामने विजुअलाइजेशन हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है कि इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन एक्सिस मीन्स सीधी लाइन पासिंग थ्रू टू कॉर्नर्स एंड वन फेस सेंटर्स आर रिमूव्ड। दो कॉर्नर और एक फेस सेंटर, इस पर जो कुछ भी उसको हटा दीजिए। तो एक एक्सिस मीन्स वी आर ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन जिसको एक्सिस नाम दिया गया। अब ये एक्सिस क्या कर रही है? दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू दीज टू कॉर्नर्स एंड दिस फेस सेंटर। तो क्या किया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अपना जो क्यूब है उसमें ABC जैसा है, ठीक है। आप क्या करिए कि इस लाइन पर पड़ने वाले दो कॉर्नर्स पर जो एटम थे उनको हटा दीजिए, और जो एक फेस जो इस लाइन पर पड़ने वाला है वहां से भी आप एटम को गायब कर दीजिए। तो मैंने क्रॉस कर दिया। क्रॉस का मतलब यहां से हट गया। अब हट गया तो फिर बस हो गया इजी। कैसे? A से शुरुआत करी जाए। तो अगर नहीं हटता तो A ही है जो कॉर्नर पर कब्जा किए हुए थे, तो 8 थे तो अब 6 हो गए बेचारे। तो A at 6 corners। So 6 corner and the effective number for the corner atoms is 1/8. So this is 3/4, which is your X. Now come to B. B क्या है भाई? B के बारे में बोला गया that it is present at face center, but अब एक भी आपको हटाना पड़ गया क्योंकि एक फेस को हटाना पड़ गया। So now you are having 5 face centers. 5 face centers. And the effective number for each face center is half. So our result is 5/2, which is your Y. So this is your Y. Now come to C. What is C? C के बारे में बोला गया है C is present at body center. So there is only one body center. There is only one body center. And the effective number for the body center is 1. So this is 1. This is it. बस हो गया। अब अगर फॉर्मूला लिखने की बारी आई तो फॉर्मूला हो जाएगा AX. So X is how much? It is 3/4. BY, this is 5/2. And CZ, so this is C1. And चूंकि सिंपलेस्ट रेशियो लिखना रहता है, मीन्स होल नंबर्स में लिखेंगे, तो हम इन तीनों एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग A3, B10 एंड C4. A3, B10 एंड C4. सो दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। कितना आसान। बस हमें क्या पता होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए कि S सेंटर का इफेक्टिव नंबर, कॉर्नर्स का इफेक्टिव नंबर, फेस सेंटर का इफेक्टिव नंबर और बॉडी सेंटर का इफेक्टिव नंबर क्या है। फिर जैसा जैसा वो कहें वैसा वैसा करना है, एंड वी विल इजीली गेट द आंसर। चलो बच्चों, एक और करते हैं। फाइंड द फॉर्मूला
इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन अभी किए थे, ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगनल्स आर रिमूव्ड। पहले क्या था कि जो फेस सेंटर से डायगनल पास कर रहा था उसको हटाए। अब इस क्वेश्चन में परिवर्तन हो गया कि ऑल द एटम्स अलोंग वन डायगनल, वन बॉडी डायगनल आर रिमूव्ड। जरा समझें तो सीधा मैं एक क्यूब बनाता हूं, और बॉडी डायगनल का मतलब हो गया बच्चों कि डायगनल हो गया विच पास थ्रू द बॉडी सेंटर, है ना। बॉडी डायगनल का मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी के सेंटर से पास कर जाए। सो लेट्स ड्रॉ। Okay, so this is a cube, perfect cube. Now look at the body diagonal. Body diagonal हो गया, so this is the body diagonal. Extreme opposite corner को ज्वाइन करने वाली लाइन, this is the body diagonal. Now कह रहे हैं कि all the atoms along one body diagonal, तो body diagonal पे क्या पड़ेगा बच्चों? कॉर्नर वाले दो ए नजर आएंगे बॉडी डायगोनल पर। अच्छा, और क्या होगा? इन दो के अलावा ये बॉडी डायगोनल बॉडी सेंटर से भी पास करेगा। तो बॉडी सेंटर पर क्या था बच्चों? सी था। तो अब हमें क्या कर देना है? हमें क्या करना है कि इन दो ए को हटा देना है, और साथ ही साथ इस बॉडी सेंटर पर जो सी है उसको भी हटा देना है। तो फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही उसी तरह से होगा, ए एक्स बी वाई एंड सी जेड। ना अब जो ए है वो ए क्या है बच्चों? 6 कॉर्नर पर ही रह गया। तो 6 कॉर्नर पर रह गया, और हर कॉर्नर के लिए इफेक्टिव नंबर इज 1/8। सो दिस इज 3/4 विच इज योर एक्स। नाउ कम टू बी। तो जो बी है उसको तो कहीं से हटा ही नहीं गया। बी तो 6 फेसेस हैं, हर फेस पर अभी भी प्रेजेंट है। तो बी इज एट 6 फेस सेंटर्स। सो देयर आर टोटल 6 फेस सेंटर एंड द इफेक्टिव नंबर इज हाफ। सो दिस इज 3 विच इज योर वाई। एंड कम टू सी। तो जो सी था वो तो एक ही बॉडी सेंटर होता था, अब वहां से भी हटा दिया गया है ना। तो कोई सी है ही नहीं यहाँ पर, सी का तो मामला ही निपट गया। तो सी ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड तो 0 ही हो गया। जेड है ही नहीं, मतलब इस फॉर्मूले से बेचारा जो सी था उसका काम निपट गया। तब क्या फॉर्मूला लिखा जाए? तो जो अपना फॉर्मूला बना, इट हैव ओनली ए एंड बी। सो ए इज x which is 3/4 and by which is 3. So the formula would be A12, no 12, A3 B12. 4 से multiply करेंगे, so we will have A3 B12. So that's the answer. एक बॉडी डायगोनल पर जो कुछ पड़ता था उसको हटा दिए, बाकी तो है अभी भी। आंसर हो गया बच्चों। देखो कितने आसान है। चलो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स A, B and C. A occupies alternate corner. Okay, there is something new here. That is alternate corner. ठीक है। B occupy alternate face center and C occupies alternate S center. ठीक। देखो इसका मतलब क्या है। ऑल्टरनेट का मतलब ये हुआ, जैसे ऑल्टरनेट कॉर्नर है तो एक कॉर्नर छोड़ दीजिए, फिर जो नेक्स्ट आए उसमें A है, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर जो नेक्स्ट आए उसमें A है। मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है तो अगर एक एक छोड़कर चलना है हमें, तो इसका मतलब हुआ कि वी आर हैविंग ओनली 4 कॉर्नर्स
विच आर टू बी ऑक्यूपाइड बाई ए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो वही काम है कि लेट द फॉर्मूला सो फॉर्मूला वुड बी ax by cz। फॉर्मूला हो गया भाई। अब ऑल्टरनेट कॉर्नर, ऑल्टरनेट फेस सेंटर, ऑल्टरनेट एस सेंटर, इसका मतलब समझें। देखें बच्चों कि किसी भी क्यूब में जो टोटल कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल कॉर्नर्स आर 8। तो अगर हम ऑल्टरनेट कॉर्नर्स की बात करें, अल्टरनेट कॉर्नर्स की, तो अल्टरनेट कॉर्नर्स आर 8/2 विच आर 4। सिमिलरली अगर हम टोटल फेस सेंटर्स की बात करें, so there are total 6 face centers. So if we take alternate face centers, यानी एक छोड़कर एक लिया जाए, alternate face centers, मैंने केवल FC लिख दिया है काम बचाने के लिए। So these are 3 and alternate S centers. So total S centers are how much? Total S centers. So total S centers are 12. तो अगर alternate S centers की बात करी जाए, so they are 12/2, that is 6. Okay. Now we need to find the formula. तो फॉर्मूला बताने के लिए क्या बताना रहता है, हमें यही x, y, z, ये जो इफेक्टिव नंबर्स हैं a, b और c का, ये बताना रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर a की बात करें, या सीधा मैं डायरेक्टली लिखता हूं, x की बात करते हैं। तो x क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ a। तो a आर प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर्स एंड इफेक्टिव नंबर फॉर ईच कॉर्नर इज 1/8। सो x इज हाफ। ओके। Now come to y. Y means effective number for b. So b are present at alternate face centers. So alternate face centers are 3 and the effective number is half. So the value of y is 3/2. Now come to z. So what is z? Z is the effective number of c. So C are present at alternate S centers which are 6 and effective number is 1/4. So the value of Z is 3/2. So if we talk of formula, so this is A half, B 3/2 and C 3/2. So if we take the simplest ratio, you multiply these 3 elements by 2 and we will be having A1, B3, C3, or you can say just A, B3, C3, which would be your answer. So this is your answer, A, B3, C3. हो गया भाई, कितना आसानी भी। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक पर बात हो रही है, तो एक एक को छोड़ देंगे तो जितना भी टोटल नंबर ऑफ होगा, चाहे वो कॉर्नर हो या फेस सेंटर हो या एज सेंटर हो, उसमें अपने को 2 से डिवाइड कर देना है। सो वी विल गेट द हाफ ऑफ द यूनिट्स। दैट्स इट। चलो बच्चों और करते हैं। सो द क्वेश्चन इज अ कंपाउंड वाज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y ओनली, है ना। अब चलो 2 एलिमेंट्स की अच्छी बात है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स y as anions. Okay, now there is something new. Y को बोला गया है anion, ये anion की तरह काम कर रहे हैं। So atoms of the element Y make CCP, cubic close packed structure, and those of the element X as cations occupy all the octahedral voids. Very good. This is a new type of question. देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारा जो कंपाउंड है वो 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, विच आर एक्स एंड वाई। अब जो एक्स के एटम्स हैं, एलिमेंट एक्स के जो एटम्स हैं,
वो एनाइन की तरह बिहेव करते हैं या एनाइन ही है ऐसा कह सकते हैं। एंड दे आर मेकिंग CCP, मीन्स जो क्रिस्टल लैटिस है क्यूबिक क्लोज पैक्ड का, एनाइन तो क्रिस्टल लैटिस बनाता है। और जो अपने वाई हैं दे आर बिहेविंग एज कैटाइंस और दे आर कैटाइंस, और वो कैटाइंस हैं और उनका काम क्या है कि CCP में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स छूट जाते हैं उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने का काम कर रहे हैं ये वाई। अब बताना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक बात हमें यहां पर इस क्वेश्चन में और भी ऐड करनी चाहिए थी, मेरी समझ से कर देते हैं उसको हम ऐड। और कैटाइन का रोल होता है वॉइड्स को फिल करना, तो हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि दिस एक्स फिल ऑल द वॉइड्स, है ना, इस कोई भी वॉइड छूटता नहीं, सबको भर देता है। चलो अब स्टार्ट किया जाए। तो यहां पर जो y है, y आर द एनाइंस, दीज y आर द एनाइंस। अच्छा, और एनाइंस है मतलब ये क्या कर रहे हैं, एनाइंस का काम किसी भी आयनिक सॉलिड में रहता है टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। वो कैसा भी लैटिस हो बच्चों, यहां पर लैटिस हमारा CCP है, कोई और भी हो सकता था, बट आयनिक लैटिस में आयनिक सॉलिड्स में एनाइन का रोल होता है टू फॉर्म द लैटिस। ओके, नाउ कम टू द X, एंड दीज X आर द कैटाइंस, एंड द रोल ऑफ कैटाइंस आर टू फिल द वॉइड्स। यहां पर ये कैटाइन क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर दे रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो जो कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर बनाने का रोल है, दैट रोल इज बीइंग प्लेड बाय दिस y। तो सबसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट लिखते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास जो नंबर ऑफ एनाइंस हैं या जो क्रिस्टल बनाने वाले एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, दीज आर कैपिटल N। तो हम लिखते हैं कि लेट नंबर ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल N। तो ये कैपिटल N क्या हो गया, these are the particles which form या forming structure। स्ट्रक्चर बनाने का रोल तो इन y के पास ही है। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं बच्चों कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है वो भी n होता है ना, टेट्राहेड्रल 2n हो जाता है। तो इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n, then we can say that number of octahedral voids, this is also n, and the given information is that this X fills all the voids। So if number of octahedral voids are n, इसका मतलब है कि जो X होने चाहिए वो भी n ही होने चाहिए, तभी तो वो सारे voids को फिल कर पाएंगे। तो बस काम हो गया अपना। हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, एक चीज और भी लिखनी चाहिए थी हमें। सबसे पहले तो लेट द फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखना चाहिए था से फॉर्मूला लिख देते x लैम्डा y म्यू, क्योंकि अपना जो सॉलिड है वो x और y से मिलकर बना है। तो x और y का रेशियो अगर मिल जाए तो काम चले अपना। तो पता चल ही गया कि y भी n है और x भी n है। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ x एंड y is 1:1. So the formula of this ionic solid, which is having a CCP geometry, this is xy, क्योंकि फिर जो लैम्डा और म्यू है वो लैम्डा म्यू सेम हो जाएंगे, है ना, ये भी n और ये भी n। तो अपना जो फॉर्मूला बनने वाला है इस क्रिस्टल का, दैट वुड बी, या इस आयनिक सॉलिड का, दिस वुड बी xy। सो दैट्स द आंसर। तो अब यहां पर थोड़ी सी नई बात यह आई कि वॉइड को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन कोई नई बात नहीं, हम तो ये पहले से ही जानते हैं। हाँ, बस इस हथियार को अभी तक हम लोग छिपा के रखे थे, अब हमने यूज कर लिया।
जब जरूरत पड़ी तो यूज कर लिया। हमें तो पता ही है, हम तो जानते ही हैं कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होते हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा कहता, जरा सोचो कि यहाँ पर ये ज्योमेट्री CCP की जगह SCP होती, और जब SCP होता तो ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल की बात कर दी जाती, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरने रहते स्कैटाइन को x को, तो फिर क्या फर्क हो जाता? कुछ नहीं हो जाता कि y को n ही लिखते और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिर 2n हो जाते, यानी x की वैल्यू 2n हो जाती। तो अपना जो फॉर्मूला होता वो क्या होता, x और y में 2:1 का रेशियो आ जाता, तो फॉर्मूला हो जाता x2y या yx2। x की संख्या y की संख्या से जस्ट डबल हो जाती, और तो कुछ नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज यू विल आंसर, बट इफ यू नो द बेसिक थिंग्स तो फिर गड़बड़ी की उम्मीद कम है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं। In this question, atoms of elements B form SCP lattice। अभी जैसे SCP lattice की मैं बात कर रहा था, देखो SCP lattice आ गया। तो इनका कहना है कि एलिमेंट B है, उसके एटम्स क्या करते हैं, SCP lattice का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए यहां पर क्या है, ये मेंशन कर दिया है कि कितने वॉइड्स को A फिल कर रहा है। चूंकि यहाँ लैटिस SCP है तो नेचुरली जो वॉइड्स आएंगे, वॉइड्स वुड बी टेट्राहेड्रल इन नेचर। अच्छा, तो करना है सॉल्व, देखो बहुत इजी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। सो लेट द फॉर्मूला, चूंकि यहां पर A और B दो ही मेंबर्स हैं तो लिख लेते हैं कि लेट द फॉर्मूला से दिस इज AX एंड BY। ओके, अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें x और y का सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाए, तो फॉर्मूला भी बात बन जाए फॉर्मूले की। तो देखो क्या है, B जो है वो लैटिस बनाता है, SCP लैटिस बनाता है। तो फिर से क्या हो गया कि B जो है वो एनाइन का काम कर रहा है बच्चों, और SCP लैटिस बना दे रहा है, और SCP लैटिस बना दे रहा है। और जो A है, दे आर बिहेविंग एज कैटाइन। क्यों? क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर 100% वॉइड्स आर नॉट गेटिंग फिल्ड बाय दीज कैटाइंस A। ओनली 2/3 ऑफ द वॉइड्स आर गेटिंग फिल्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कैपिटल N उसको अज्यूम करना है विच इज एक्चुअली फॉर्मिंग द लैटिस और विच इज बिहेविंग एज कैटाइन। सो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कि हम लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ B दैट इज N। ये क्या कर रहे हैं, लैटिस बना रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि यहां पर बात है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आने वाले हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के ठीक दोगुने होते हैं। सो दीज आर 2n। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि अपना जो ये कैटाइन है, अपना जो कैटाइन है वो कैटाइन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल कर दे, तो हम कहते कि भाई A की संख्या भी क्या है, A भी 2n होंगे, जितने वॉइड्स हैं उतने A होने चाहिए। बट अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अपना जो A है वो 2/3 कैटाइंस या 2/3 वॉइड्स को ही फिल करता है। तो जो नंबर ऑफ A लिखा जाएगा बच्चों, वो क्या लिखा जाएगा, दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स विच इज 2n। सो नाउ दिस इज 4n/3। Now, if you look the ratio of A is to B, so A is to B का अगर रेशियो देखेंगे तो ये 4n/3 और ये केवल n है। सो द रेशियो इज 4/3:1, या इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर देंगे तो इट विल बी 4:3। यही तो चाहिए, x और y का रेशियो ही तो चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, तो हमारा जो फॉर्मूला आया, दिस फॉर्मूला इज A4
in B3. The formula is A4B3. That's it. That's the answer. Done. So this is the one category of questions regarding structure of solid जो हमने अभी सॉल्व की. So this part is over. Thank you बच्चों.